हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज ग्रो में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो पूर्णतः आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। तो आप सभी आज के इस सेशन को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। हम फ्रेंड क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी जे एज गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है कि किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट करते चलिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 21 मार्च को हम सभी क्या करते हैं, 21 मार्च को हर एक वर्ष जो है कि वन दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 29 जुलाई को हम सभी हर एक वर्ष क्या करते हैं, बाघ दिवस मनाते हैं। और यहीं से याद रखिएगा 29 अगस्त को हम सभी क्या करते हैं, खेल दिवस मनाते हैं जो कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, इस दिन ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यहाँ ये समझिएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये किसकी प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और ये जो है कि नर्मदा जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे, गुजरात में। ये नर्मदा नदी के तट पर ही बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है तुर्की की राजधानी क्या है। अभी इसका नाम तुर्की है, इसकी राजधानी क्या है, याद रखिएगा अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ पे है, अंकारा है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सोफिया जो है ये किसकी राजधानी है तो बुल्गारिया देश की राजधानी है सोफिया, याद रखिएगा आप सभी। और बाकू जो है ये अजरबैजान देश की राजधानी है, बाकू। अजरबैजान देश की राजधानी कहाँ पे है, बाकू है। और यूरेवान जो है ये आपका आर्मेनिया देश की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। क्या बताएं, अगर अंकारा के बारे में पूछा जाए तो ये तुर्की की राजधानी है। सोफिया किसकी राजधानी है तो याद रखिएगा बुल्गारिया देश की राजधानी है सोफिया। और येरेवान जो है ये किसकी राजधानी है तो याद रखिएगा आर्मेनिया देश की राजधानी है। और बाकू जो है ये अजरबैजान देश की राजधानी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है कि काठी क्या है। तो देखिए, काठी एक प्रकार का जो है लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे घूमर जो आपका होता है यह भी आपका एक प्रकार का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है कि ये किसने किया था। तीसरी बौद्ध सभा संगीति की बात किया गया है जो कि 255 ईसा पूर्व में आपका जो कि अशोक के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वाला जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा आपका कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 का आंसर कीजिएगा आप सभी कि निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर का जो है कि निर्माण जो है कि यानी कह सकते कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, याद रखिएगा आप सभी। गयासुद्दीन जो है कि ये कह सकते कि तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू होता है
और यहीं से कह सकते हैं कि इस पे गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, और उसके बाद जो है कि तो यहीं से कह सकते हैं कि आपका दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। पहला इसका गुलाम वंश बनता है, उसके बाद खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। ये जो है कि कुल 5 वंशों ने इस पे शासन किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है वह है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप सभी। लॉर्ड रिपन को हम सभी स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या याद रखना है कि 1905 में इसने बंगाल विभाजन शुरू किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या याद रखना है? तो याद रखिएगा इसी के समय में 1857 वाला क्रांति हुआ था। ध्यान रखिएगा। और 1858 में क्या किया गया था? तो याद रखेंगे आप सभी, इसे भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ये अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहला वायसराय बना था। है सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पृथ्वी को हम सभी नीला ग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जबकि आपका अरुण है, इसे हम सभी क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मंगल को हम सभी क्या कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा। आपका जो है कि शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को हम सभी शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं इसे। बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे अधिक उपग्रह की बात किया जाए तो वो शनि के पास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है? देखिए पानी के अधिकतम घनत्व की बात किया गया तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अधिकतम घनत्व। अगला है, निम्नलिखित में से किस समुद्र में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? यानी कि दुनिया में सबसे अधिक लवणता जो है वो किस समुद्र में हमें देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा आप सभी, मृत सागर में। याद रहेगा आप सभी को, मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए आप सभी से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए नीचे कमेंट करके आप सभी बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की बात किया गया है। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे आबादी वाला शहर जो है वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राजील, जो कि फ्रेंड कह सकते हैं कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर है दक्षिण अमेरिका का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तेल और ओंग निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? देखिए अमेरिका 2 है, एक दक्षिण अमेरिका, एक उत्तरी अमेरिका है। ध्यान रखिएगा। और उत्तरी अमेरिका में ही आपका यूएसए पड़ता है, जिसे हम सभी संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अगला है, तेल और ओंग ये निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी। याद रखिएगा आप सभी, इसी पे हीराकुंड बांध बनवाया गया है। ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध। अगला है, निम्नलिखित में से किसे खरीफ फसल के मौसम के रूप में जाना जाता है? यानी कि जब खरीफ फसल बोया जाता है वो किस समय बोया जाता है, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो याद रखिएगा, जुलाई से अक्टूबर के मध्य को हम सभी खरीफ फसल का मौसम कहते हैं। देखिए जून जुलाई में जो है कि खरीफ फसल बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, और उसके बाद जो है कि फिर रबी फसल बोया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये जो है कि आपका खरीफ फसल के समय का कह सकते हैं कि एक मौसम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्यसभा की अगर बात किया गया है तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि राज्यसभा जो होता है सबसे उच्च सदन होता है। ध्यान रखिएगा, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे आप सभी। और इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो आपका उपराष्ट्रपति जी होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा से ही दिया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि कार्य जो करता है वो राज्यसभा का करता है, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पर इसको वेतन मिलता है। याद रखिएगा। देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1 रुपए की करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए 1 रुपया की यहाँ पर बात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, जब भी 1 रुपया की बात किया जाए तो ये वित्त सचिव का होता है, या आपको भारत सरकार भी देखने के लिए मिल सकता है ऑप्शन में।
तो याद रखिएगा आप सभी, जो भी ऑप्शन में देखने के लिए मिले टिक कर लेना है आप सभी को। तो 1 रुपया पर इसी का हस्ताक्षर होता है। बाकी बात आपका 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया, 100 रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया या 500 रुपये हो गया, इस पे जो हस्ताक्षर होता है वो आपका रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कह सकते कि RBI का जो गवर्नर होता है उसी का हस्ताक्षर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पॉलीसेकेराइड को पशु स्टार्च के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा ग्लाइकोजन को हम सभी ध्यान रखिएगा ये पशु स्टार्च के रूप में हम सभी जानते हैं। अगला है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर्ण तंत्री के आधार पर यहां पर बात किया गया है। तो ये आपका 2 ही भाग में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका जो है कि सघोष होता है यानी कि घोष होता है और एक आपका अघोष होता है। घोष और एक अघोष होता है, तो यही 2 भागों में इसे बांटा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि यह गाय अधिक दूध देती है। क्या कहा गया? यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यानी कि ये अधिक जो है ये किसकी विशेषता को बता रहा है? तो यह गाय अधिक दूध देती है, ये गाय अधिक दूध देती है। तो यहां पर दूध की विशेषता को बता रहा है कि गाय अधिक दूध देती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि महान का विलोम शब्द है। तो महान का विलोम क्या होता है? तो महान का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प को पहचानिए। यहां पर बहुवचन वाला रूप बताना है। चूटियां का बहुवचन क्या होगा? चलिए बताइएगा तो आप सभी, चूटियां का बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए जहां पर लास्ट में या लगा हुआ है तो सिर्फ इसमें चंद्र बिंदु लगा दीजिएगा तो समझ लीजिए वो उसका बहुवचन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूटियां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर या लास्ट में लगा हुआ है सिर्फ इस पर चंद्र बिंदु और आपको चढ़ा देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिया हुआ है कि विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया है। यहां पर जो है कि उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? अपमान किया है या विश्वास किया या विरोध किया या सम्मान किया है? तो तिरस्कार के स्थान पर हम सभी जो रख सकते हैं वो अपमान को रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि विजय ने अजय का बहुत अपमान किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है, न्यूटन के गति के पहले नियम को डैश भी कहा जाता है। न्यूटन का आप सभी 3 नियम पढ़े होंगे, पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ। तो चलिए पहला लॉ के बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम सभी जड़त्व का नियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला नियम क्या कहते हैं कि संसार में जितने भी वस्तु हैं वो एक ही स्थान पे रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, यानी कि बाहरी बल जब तक ना लगाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में एक कंबल है और एक कंबल में बहुत सारा क्या कर सकते हैं, गंद फंसा हुआ है। तो वो गंद तब तक रहेगा जब तक इसको हम झाड़े ना या तो डंडा लेके इसको पीटे ना। जैसे इसमें डंडा लेके हम पीटना शुरू करेंगे तो वो सारा धूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि संसार में जितने भी वस्तु हैं वो सभी एक ही स्थान पर रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया टू प्रतिक्रिया, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि एक थाप आप मारिएगा तो दूसरा थाप आपको भी मारेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? रॉकेट जो आपसे उड़ते हुए देखते हैं वो आपका न्यूटन के तीसरे नियम पे उड़ता है या संवेग संरक्षण पे उड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि पीछे प्रेशर मारता है और उसके बाद फिर ऊपर की ओर जाता है। जैसे आप सभी एक नाव से उतरते हैं, अगर पानी में अगर नाव चल रही है, अगर इससे आप नीचे आइएगा तो नाव पीछे की ओर घिसक जाता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम का एग्जाम्पल है। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रबलता को निर्धारित करता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर पिच की बात किया जाए तो किसी का आवाज क्या होता है, मोटा होता है, किसी का पतला होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, मोटर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? जो आप सभी एक
मिरर देखते हैं, गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है वो कौन सा मिरर होता है? हेडलाइट की बात नहीं किया गया है। जो आगे में जो आप बल्ब देखते हैं लगा हुआ आता है वो नहीं। हेडलाइट में जो एक मिरर रहता है, साइड में जो एक मिरर आता है पीछे की ओर देखने के लिए, इसमें कौन सा दर्पण हम सभी उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा इसमें उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ये क्या करता है? वस्तु को छोटा दिखाता है। ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण क्या करता है? वस्तु को छोटा दिखाता है। अगर कोई बड़ा वस्तु है तो वो उसको छोटा करके दिखाएगा। वहीं अवतल दर्पण क्या करता है? ये वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। अगर कोई छोटा वस्तु है तो उसको बढ़ा करके दिखाएगा। तो इसके लिए हम सभी क्या करते हैं? हेडलाइट में प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आगे आप सभी बम्पर देखते हैं जहां पर लाइट लगा रहता है वहां पर हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि रोशनी को वो फैला के दिखाए। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ से हम सभी क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। चलिए आपसे बताइएगा कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है कि किसके लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए करते हैं, पर हाइड्रोमीटर की बात किया गया है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं? आवर्त सारणी के समूह 17 तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसे हम सभी कहते हैं हाइलोजन। ध्यान रखिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, डैश में कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। फ्लोरीन में होता है। ध्यान रखिएगा फ्लोरीन में कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। अगला है, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार की प्रतिक्रिया से किस प्रकार का नमक प्राप्त होता है? देखिए ये क्षारीय लवण आपका प्राप्त होगा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार की प्रतिक्रिया से किस प्रकार का अम्ल या लवण प्राप्त होगा? तो क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डैश सबसे अधिक एक एसिड और एक शराब की प्रतिक्रिया से बनता है? एस्टर बनता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए एस्टर जो है सबसे अधिक एक एसिड और एक शराब की प्रतिक्रिया से बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है? इनमें से कौन सा एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है? देखिए बर्फ का पिघलना ये आपका एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा जिसे हम सभी भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं। भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए दूध का फटना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। अब इसको पहचानिएगा कैसे, ये समझ लीजिए आप सभी कि आखिर भौतिकी कौन होता है और रसायन कौन होता है। देखिए अगर एक बार दूध फट जाएगा तो क्या लगता है दूध फिर से इसको बना लीजिएगा? फटा हुआ दूध को नहीं बना सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी अगर जला दीजिएगा आप सभी तो लकड़ी को पुनः जिस अवस्था में था उसी अवस्था में ला सकते हैं? जला के नहीं ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल भाषा में समझिए कि जिसका यूज कर दिए आप और उसे पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर फल को पका दीजिएगा तो फिर उसको कच्चा कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। अब थोड़ा भौतिक परिवर्तन समझ लीजिए। देखिए एक बर्फ दिया हुआ है, अगर आप बर्फ को पिघाल दीजिएगा, ठीक है, तो क्या उसको फिर से बर्फ में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर कोई पानी था, ठीक है, उसको हम बर्फ जमा दिए और फिर उसको पिघाल दिए तो फिर भी जमा सकते हैं उसको। ध्यान रखिएगा यानी कि जो था उसको फिर उसका आकार चेंज कर दिया और फिर उसी आकार में ला दिए, तो उसी को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो आकार में था और पुनः उसी आकार में उसको ला दे तो वहां पर भौतिक परिवर्तन होता है। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पहले जो आकार में था और यूज करने के बाद फिर से उसी आकार में नहीं ला पा रहे तो वहां रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला है, किसी नदी में जल प्रदूषण को विघटित मात्रा द्वारा मापा जाता है? तो ये किसके द्वारा मापा जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर।